Hello everyone. Today I will talk about my experience of UPSC CSC मेंस 2022. मैंने 2021 में भी मेंस दिया और उसमें मेरी फाइनली 163 रैंक आई थी और मैंने इस साल भी मेंस दिया। मैं इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि कैसे मुझे दोनों मेंस में क्या डिफरेंस लगा, क्या डिफरेंट था। मैं डिफिकल्टी लेवल की एनालिसिस करूंगा और मैं पैटर्न जो चल रहा है यूपीएससी का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको कहां से पढ़ना चाहिए और फाइनली आप किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए, इसकी भी डिस्कशन करेंगे अपन वेरियस क्वेश्चंस को देख के, ऐसे के जीएस 1, 2, 3 के। सबसे पहले ऐसे की बात करते हैं। उस साल पहली बार 2021 में ऐसा हुआ था कि दोनों ऐसे जो थे, है ना, सेक्शन 1 और सेक्शन बी में दोनों फिलोसफिकल आ गए थे। इसलिए काफी लोग डर भी गए थे, मैं भी डर गया था और काफी पैनिक भी कर गया था मैं जब पेपर देख के। इसीलिए जो सेक्शन ए था उसमें पिछले साल फिलोसफिकल थे वो काफी कठिन भी थे। इसलिए मैंने जो पहला ऐसे लिखा वो इतना अच्छा नहीं लिख पाया, मैं टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाया और थोड़ा डेविएट हो गया मैं। लेकिन जो सेक्शन बी का था उसमें मैंने फिर थोड़ा अपने आप को काम डाउन किया और थोड़ा ठीक लिख दिया ऐसे। इसलिए मेरे फाइनली 122 मार्क्स आए थे, जो थोड़े कम है, अराउंड 130 प्लस आने चाहिए। जिनके अच्छी रैंक आई उनके इतने 130 प्लस आए हैं, बट मेरे ठीक आए। मैं इससे सेटिस्फाइड था क्योंकि मेरा पहला बहुत बिगड़ गया था। लेकिन इस बार मैंने इसी हिसाब से तैयारी की थी कि फिलोसफिकल ही आने हैं इस साल भी, है ना। अभी ट्रेंड बन गया है, ऐसा नहीं है कि 2021 कोई एक्सेप्शन था। अब 2021 में भी फिलोसफिकल आए 8 ऐसे, इस साल भी सारे फिलोसफिकल आए। अब आगे भी आपको इसी हिसाब से तैयारी रखनी है कि फिलोसफिकल ऐसे आए तो आप कैसे उनको अटेम्प्ट करें। सबसे पहले अपन सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में था, एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा जीएस से रिलेटेड था। जो पहला था, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। हालांकि ये जीएस से रिलेटेड था लेकिन ये काफी कठिन है। आप बाकी ऐसे पढ़ेंगे वो भले ही फिलोसफिकल है लेकिन उनमें लिखना आसान है। इसमें आप लिखने जाएंगे, आपको 12 पेज लिखने रहते हैं अब लगभग, तो आप इतना ज्यादा इसमें डायमेंशंस को कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखते हैं, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत कठिन है ऐसे, मेरे ख्याल से मुझे बहुत कठिन लगा। ये वही लिख सकता है जिसका बैकग्राउंड हो या हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, या जिसे पढ़ने का बहुत शौक हो, जो पोएम्स पढ़ता हो, कविताएं पढ़ते रहता हो, उसे पोएट्स के कुछ पोएट्स के नाम पता हो, है ना, आप और कुछ पोएम्स पता हो, इसीलिए लिख पाएगा क्योंकि इसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो ये वही लिख पा सकता है जिसको थोड़ी नॉलेज हो। तो ये तो मैंने पहले ही एनिमेट कर दिया कि मैं नहीं लिखूंगा। फिर देखते हैं, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। मुझे ये भी काफी कठिन लगा। हालांकि आप लिख सकते हैं बट स्टिल इसमें भी आपको काफी एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। आपको इसमें बताना पड़ेगा, जब आप ये इसको वेरियस डायमेंशंस लिखेंगे तो हर एक पैराग्राफ में आपको एक एग्जांपल देना पड़ता है। तो इसमें भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ये भी नहीं लिखा। अब फाइनली फोर्थ पढ़ा जब मैंने, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। तो ये मुझे काफी आसान लगा। मेरे पास फर्स्ट और फोर्थ में, ये दोनों तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे कि नहीं लिखने हैं। फर्स्ट और फोर्थ में डाउट था। फर्स्ट में भी मुझे लग रहा था कि मेरे पास इतने डायमेंशंस नहीं है, हालांकि मैं सोच रहा था इसमें, पर मैं इतने सोच नहीं पा रहा था उस समय। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं ये वाला लिखूंगा, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। ये कंपैरेटिवली इजी है। फिलोसफिकल ऐसे का मतलब ही, मेन ये जिस्ट ही यही होता है कि अगर आपने उसे कॉम्प्रहेंड कर लिया, आप समझ गए उसका क्या मतलब है, तो फिर आप इजीली उसके डायमेंशंस कवर कर पाएंगे। फिलोसफिकल ऐसे में आप जो अपने जीएस वाइज डायमेंशंस होते हैं ना, हिस्टोरिकल, सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटी, इंटरनेशनल, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, एथिक्स, इन सब से आप रिलेट करके लिख सकते हैं किसी भी फिलोसफिकल ऐसे को। लेकिन ये आप तभी लिख पाएंगे जब आपको मतलब पता चल जाए उसका। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, ज्यादातर लोगों ने यही लिखा है जिनसे मेरी बात हुई, जो कुछ मेरे फ्रेंड्स और दे रहे हैं। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। यानी कि आप अगर कुछ नहीं, बेसिक इसका सिंपल जिस्ट अगर अपन समझे तो ये है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे, अगर आप कोई स्टेप नहीं लेंगे तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप स्टेप नहीं लेंगे, पर आप इसके लिए नहीं बने हैं ना, अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसे आप किसी भी फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी से कर सकते हैं, इकोनॉमी से कर सकते हैं। जैसे मैंने इकोनॉमी में लिखा 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स की, कैसे उस समय इंडिया चाहिए, उस समय भी इसका बहुत अपोजिशन हो रहा था रिफॉर्म्स का, लेकिन अगर इंडिया ये रिफॉर्म्स नहीं लाती तो आज हम लोग यहां नहीं होते, है ना, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। इस तरीके से आप किसी भी फील्ड से रिलेट करके लिख सकते हैं इसे। अब सेक्शन डी में देखते हैं। सेक्शन डी में था, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन सन इज शाइनिंग। तो ये भी काफी सिंपल लगा मुझे। यू फिर जो छठवां था, यू कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। अभी आपको उस समय मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इसको आप
मैं उस समय पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आया कि इसका मतलब ये है कि आप एक गलती को 2 बार नहीं कर सकते हैं पर एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं था। तो इसीलिए अगर आप एकदम क्लियर कट ना हो आपके दिमाग में कि फिलोसफिकल ऐसे का मतलब क्या है, तो आप उसे प्लीज अटेम्प्ट ना करें। सबसे बड़ी गलती यही होती है। सबसे पहली चीज ऐसे लिखने के पहले आपको यही देखना है कि आपको उसका एकदम क्लियर कट मतलब समझ आ रहा है कि नहीं। मुझे इसका इतने अच्छे से नहीं आया तो मैंने ये हटा दिया। फिर अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट, ये भी ठीक है। बट मुझे अल्टीमेटली ये लगा कि ये काफी बहुत ज्यादा आसान लग रहा था मुझे। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन सन इज शाइनिंग, यानी कि आप समय से अपना काम करिए, अगर समय निकल गया और आप फिर उसके बाद काम करेंगे तो उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस उतना मतलब नहीं रह जाता है। इसको आप इजिली किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर समय से कदम उठाए गए तो बचेगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा। आप कोविड से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे जब फर्स्ट वेव आई थी तो इंडिया ने समय से लॉकडाउन लगा दिया जिससे बहुत सारी लाइफ्स बच गई। ऑल्दो उसे क्रिटिसाइज किया गया है ना बाद में, लेकिन फिर भी अगर समय से स्टेप ना लेते तो शायद और ज्यादा लॉस होता। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं वेरियस सेक्टर्स ऑफ जीएस से और वेरियस डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे का आपको पहली चीज याद रखनी है कि आपको मीनिंग समझ आनी चाहिए। अगर आपको मीनिंग समझ नहीं आई तो आप ना लिखें उस ऐसे को। दूसरी बात यह है कि आप उसमें डायमेंशंस देखें। डायमेंशंस आप कितने कवर कर सकते हैं, आपको ये देखना होगा कि आपको 12 पेज लिखने हैं और आपको अलग अलग वेरियस डायमेंशंस कवर करने हैं। आप जितने अच्छे से डायमेंशंस कवर करेंगे, जितने ज्यादा एग्जांपल्स कोट्स लिखेंगे, उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मेरे ख्याल से 2 मेन चीजें यही होती हैं। सबसे पहली चीज मीनिंग और दूसरी चीज डायमेंशन। अगर आपको मीनिंग समझ नहीं आ रही तो आप ना लिखें, भले ही आपको लग रहा हो कि आप उसमें बहुत ज्यादा आपके पास कंटेंट है, बट आप ना लिखें। मीनिंग क्लियर कट होनी चाहिए। और जब मीनिंग किसी अच्छे ऐसे की समझ आ गई तो फिर 2-3 ऐसे की सपोज आपको मीनिंग समझ आ गई, तब उसमें आप देखें कि आपके पास डायमेंशंस किसमें ज्यादा है। ठीक है, जिसमें ज्यादा डायमेंशंस है वो ऐसे फाइनली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ऐसे। अगर 2021 से कंपेयर करें तो मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा। हालांकि इस साल भी फिलोसफिकल आए थे, लेकिन 2021 में जो सेक्शन ए था शायद उसमें बहुत कठिन थे फिलोसफिकल, उसमें मीनिंग ही नहीं समझ आ रही थी मुझे। 2-3 ऐसे की तो मीनिंग ही नहीं आ रही थी समझ, इसीलिए लिखना कठिन हो गया था।